वो मिल क्यों नहीं रहे हैं? वो कौन है जो मेरी कुंडली में पति बन के बैठा है और छुपा है? वो निकल के सामने आ जाए, क्योंकि मैं परेशान हूं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम रविवार का है और यहां हम आप लोगों के कमेंट में भेजे गए कुंडलियों के साथ उपस्थित होते हैं। आज के कार्यक्रम के अंतिम तक देखने का कारण यह है क्योंकि आप जिन लोगों ने भी कल के कार्यक्रम में, यानी कि शनिवार के पिछले दिन के कार्यक्रम में, जिन्होंने भी अपनी कुंडली और उसके सवाल दिए थे, आज कार्यक्रम अंतिम तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 10 कुंडलियों में से आपकी भी एक कुंडली हो और आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया हो। कल इसी कार्यक्रम के उन नामों की घोषणा कल के कार्यक्रम में करूंगा जो आज जिनकी कुंडली का मैंने चयन किया है। इन 10 नामों की घोषणा कल करूंगा, आप कल भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा अंतरिक्ष वर्मा जी की कुंडली के अध्ययन के साथ। अंतरिक्ष वर्मा की कुंडली के साथ आज की यात्रा शुरू करेंगे। ये हैं मध्य प्रदेश से, जगह है JOBAT, अब इसे आप जो कह लें। 26 सितंबर 1989, 13:08। श्रीमान, आपने पूछा है इष्ट देव कौन है? बहुत अच्छा सवाल। इसके उत्तर पे मैंने 3 कार्यक्रम बना रखे हैं। इष्ट देव की पहचान कैसे की जाए, हमारे प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, आपने पूछा है, आपके सवालों का उत्तर ये है कि आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में पंचम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, और वो जा करके बैठे हैं जन्म कुंडली के बुध में, यानी कि आपकी लग्न कुंडली को देख करके हनुमान जी बनते हैं। साधारणतया जन्म कुंडली में पंचम भाव से भी इष्ट देखा जाता है। दूसरी जो विधि है वो बताता हूं। तो लग्न कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित है आपकी कुंडली में शुक्र। नवमांश कुंडली में वो जहां बैठे हैं उसके जस्ट पिछले भाव में बन रही है मीन राशि। अगर देवगुरु बृहस्पति या भगवान सूर्य की आराधना करी जाए तो आपको अपनी पगड़ी उठा करके उनके शरण में रख दीजिए और जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। गणेश जी भी आपके निकटतम हैं, उनके भी स्वप्न आए तो समझ लीजिए कि वो भी आपके इष्टदेव बनते हैं। बजरंगबली से निकट अगर जाएंगे तो आपको अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में आसानी होगी, और अगर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति में आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा सवाल आपका ये था कि व्यवसाय कौन सा ठीक रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली धनु लग्न की बनती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 9 नंबर लिखा है। ये धनु लग्न की कुंडली, लग्न में ही शनि, काम तो विलंब होता ही होगा और परिपक्वता हर समय जरूरत है उसकी। किसी भी काम को करने से पहले अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से टालम टोल नहीं, उसको सीरियसनेस के साथ करिए, क्योंकि शनि लग्न में है तो वो ये इशारा कर रहे हैं कि बच्चा, पहले तुम्हें परिपक्व होना है, दूसरों की गलती और उसके गलती से सीखने वाला बनना है। क्योंकि दरअसल लग्न में शनि और गुरु लग्न को देख रहे हैं यहां बैठ करके। लग्न का अधिपति अगर लग्न को देखे ना तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, मानसिकता श्रेष्ठ होती है, धार्मिक होगा, यशस्वी होगा, गुणवान और गुण संपन्न होता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के 10वें भाव में सूर्य, बुध और मंगल बैठे हैं। यहाँ पे बुध अच्छा फल करेंगे, सूर्य भी अच्छा फल करेंगे। आपकी कुंडली में तो नौकरी के भी प्रबल योग हैं। धनु लग्न की कुंडली लग्नपति लग्न को देखें, मंगल दिग्बली हो जाते हैं, हालांकि वो अस्त हैं सूर्य से, लेकिन फिर भी उस भाव से वो प्रभावित हैं, तो आपको मंगल से संबंधित भी व्यवसाय बनता है और सूर्य से संबंधित। आपके पिता जो काम करते हैं आप वो भी काम कर सकते हैं, उनके निकट जाकर के उनका काम संभाल सकते हैं। आपकी कुंडली में नौकरी भाव की अगर बात करता हूं तो नौकरी भाव का अधिपति लाभ में बैठा है और वहां से वो बैठ करके पंचम भाव को देखता है। आपको धार्मिक ज्ञान के पीछे भागने वाला ये ग्रह बनाता है। खोजी हैं आप, खोजी प्रवृत्ति धारण करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपकी राशि जो है वो बनती है कर्क की। इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत रखिए, क्योंकि कर्क राशि का बनना जन्म कुंडली के 8वें भाव में, और यहाँ पे चंद्रमा जो बनते हैं वो एक तरीके से आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जिनका स्वामी आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा है। ये ठीक है, आपको व्यवसायिक बनाता है। शायद यही वजह है कि आपकी कुंडली में और आपके दिमाग में, ऐसे धनु लग्न वाले तीव्र व्यवसायी होते हैं, वो दिमाग से स्थित और युक्त होकर के कोई भी व्यवसाय करते हैं। और एक बात और बताऊं तो अपने भाव को और अपनी भावना को अपनी जेब में रखिएगा, बहुत ज्यादा उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिखा देंगे तो फिर धोखे के शिकार हो जाएंगे। एक बात और बताऊं तो धनु लग्न और कर्क राशि ये कहीं ना कहीं बीच की ऐसी राशि है वो जो ये
इस चीज का इशारा करती है कि व्यक्ति अपने भाव और भावना पे नियंत्रण रख करके अगर कोई भी काम करेगा तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका बहुत ज्यादा इमोशन से युक्त होना है। इस चीज पे कंट्रोल करिए, सूर्य की पूजा करिए, और आप अगर चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बुद्धि से भी संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। वाणी से संबंधित आपकी कुंडली में व्यवसाय बन रहा है, क्योंकि वक्री होकर के वो अस्त हुआ है, तो ये ठीक है। उच्च का है वो, अवस्था तो हालांकि वृद्धि की है। नवमांश में सूर्य और बुध दोनों वर्गोत्तम दिख रहे हैं। दशमांश नवमांश में सूर्य और बुध यही दशम भाव में ही बैठे हैं, और दशमांश कुंडली में वो बुध पंचम भाव में ही कर्क राशि का बैठा है। आप वाणी से संबंधित ट्रांसपोर्ट आदि का बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की भी सहायता मिलेगी, सूर्य भी उसमें सहायता करेगा, शनि भी सहायता करेगा, और गुरु तो सहायता करेंगे ही। आगे बढ़ते, कितनी अजीब बात है, सोच के देखिए। मैंने एक बात कार्यक्रम में ही कही थी कि व्यक्ति के दिमाग में वही चीज आती है जो उसकी कुंडली उधर ले जाना चाहती है। मैंने कही थी ना बात, एक बार याद करिए कि जिसने भी आज तक मुझसे ये पूछा है कि पंडित जी क्या मैं आईएएस बन सकता हूं, उसकी कुंडली में आईएएस बनने के योग उपस्थित थे। अगर जिसने मुझसे पूछा, जैसे ये बलवंत हैं, ये हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र, 22 जून 2005 8:58, इन्होंने पूछा है क्या मैं व्यवसाय कौन सा करूं या व्यवसाय कर सकता हूं। देखिए इनकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है और चंद्रमा मूलतः व्यवसायिक ग्रह ही होता है। यहाँ 4 नंबर लिखा है, लग्न में ही शनि है। वो कहाँ के अधिपति हैं, तो जन्म कुंडली में वो शनि दरअसल बैठे हैं 3 अंश 6 कला के साथ। हालांकि वो बैठे तो अति शत्रु के हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ लग्न का अधिपति होकर के छठे में गया है और वो केमद्रुम बना रहा है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का चंद्रमा और गुरु भी पीछे हैं, लेकिन गुरु और चंद्रमा का संबंध ध्यान से समझिएगा। यहाँ चंद्रमा बना, लग्न का अधिपति हुआ, 4 नंबर की राशि बनी, लग्न का अधिपति होकर के छठे में आया। ये रोग से पीड़ित और रोग से युक्त है। पहले मन को स्थिर और शांत करिए। हालांकि वो कुंडली में शांत बैठा है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, ना तो चंद्रमा यहाँ बैठा तो ना तो आगे कोई ग्रह, ना ही पीछे कोई ग्रह। लेकिन चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में गुरु से केंद्र में आ रहे हैं, यानी कि गुरु ठीक 4 घर पीछे हैं। यहाँ गुरु बैठे हैं, 1 2 3 4, ये स्थिति ठीक है। अपने उच्च की राशि से 3 घर आगे बैठे हैं गुरु, किसके साथ, वो राहु केतु और मंगल के प्रभाव में है। वो इस वजह से थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। और एक बात और बताऊं तो गुरु की राशि में चंद्रमा का बैठना व्यक्ति को व्यवसायी बनाएगा, और वो भी धनु राशि में। ये एक बात है। चंद्रमा स्वयं व्यवसायिक ग्रह होता है, वो व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करता है, दिमाग को रखता है व्यवसायिक सोच वाला। और आप वैसे भी हैं कर्क लग्न के, तो कर्क लग्न के लोगों की अगर समस्या सबसे ज्यादा, तो मैंने पिछली ही कुंडली में बताई, या कर्क राशि के, कि वो होते हैं बड़े भावुक और उधार दे देते हैं। इस चीज पे नियंत्रण रखिएगा। हालांकि आप रख लेते होंगे, लेकिन चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, मन को बांधने की आवश्यकता है। वो बैठा है शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का, निश्चित रूप से वो आपको स्थिर रखेगा, स्वास्थ्य कमजोर नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी एक बात बताता हूं, भावुक बहुत ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में अगर व्यवसाय के तौर पे आप अगर मुझसे पूछते हैं, तो नवमांश कुंडली में गुरु और चंद्रमा यहीं बैठे हैं, जहां चंद्रमा उच्च का है और गुरु 7वीं दृष्टि से लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। और इस कुंडली के आधार पर वो जो चंद्रमा बनता है आपकी कुंडली के लिए, वो भाग्य भाव का अधिपति है। नवमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली में भाग्य भाव में 4 नंबर की राशि बनती है, और यहाँ के अधिपति होकर के, भाग्य भाव के अधिपति होकर के 7वें भाव में चंद्रमा हो रहे हैं उच्च के, और वो खुद गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि क्या होता है, तो अगर यहाँ पे 8 नंबर की राशि बनेगी, यानी कि वृश्चिक लग्न बनता है नवमांश में, यहाँ पे 9 नंबर बनेगा। यानी कि चंद्रमा जो कि भाग्य भाव के अधिपति हैं, वो धन भाव के अधिपति के साथ होकर के उच्च के बैठे हैं। ये धन देने का काम करेगा। अब दशमांश कुंडली में आइए, जिसके लिए कि कैरियर के लिए देखना आवश्यक होता है। दशमांश कुंडली बनती है सूर्य की, और लग्न कुंडली में वो सूर्य कहाँ के अधिपति बनते थे, ध्यान दीजिएगा, धन भाव के। लग्न कुंडली में सूर्य जो बनते हैं वो धन भाव के अधिपति बनते हैं। दशमांश कुंडली में वो बनते हैं लग्न के अधिपति, यानी कि वो ठीक हुए, और वो सूर्य लग्न में ही बैठे हैं। और उसके बाद दशम भाव का अधिपति जो कि शुक्र है, वो आपकी कुंडली में बैठा है, कहां, जाकर के जन्म कुंडली में, अपनी ही राशि में, यहां पे पराक्रम भाव में। तो ये भी ठीक है, यानी कि 5 6 7 दशमांश कुंडली में यहां 7 नंबर का लिखा होना। तो व्यक्ति अगर चंद्रमा या सफेद या शुक्र, इन सब चीजों से अगर संबंधित व्यवसाय करे, क्योंकि नवमांश के बाद दशमांश में भी चंद्रमा आपको व्यवसायिक सोच वाला ही बनाते हैं।
अगर आप दूध का व्यवसाय कर दें, चावल और अन्न और अनाज का व्यवसाय कर दें, वाणी से संबंधित अगर कोई काम कर दें, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों यही बैठे हैं और लग्न में ही सूर्य बैठे हैं। ये ठीक है, आप चंद्रमा और बुध से संबंधित या शुक्र से संबंधित। षडबल में अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में शुक्र, चंद्रमा और मंगल ही देखे जा रहे हैं। सूर्य भी ठीक है, ग्रह सभी ठीक हैं, कमजोर नहीं है। एक बात बता देता हूं, चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए ठीक है अगर इससे संबंधित मिठाई की दुकान, दूध का व्यापार, जल का व्यापार, बंद बोतल पानी का व्यापार अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नगर निगम से जुड़ करके अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर अगर आप ज्ञान और कम्युनिकेशन आदि का क्षेत्र अगर चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं। ऐसे वस्तुतः आपकी कुंडली के लिए सर्वोत्तम तरीके से चंद्रमा और शुक्र का व्यवसाय ज्यादा बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुजाता मिश्रा जी की। यह है मुंबई महाराष्ट्र से 23 अप्रैल 2014 8:38। अब दरअसल ये आईडी हो सकती है सुजाता मिश्रा के नाम की। ये बच्ची अभी 6 साल की है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना ठीक नहीं होगा। 2-3 बात बताता हूँ। आपने पूछा है ये चंचल बहुत है, समझिएगा क्यों। सूर्य उच्च का 12वें बुध के साथ और इनका लग्न जो बनता है वो वृषभ का बनता है। लग्न के अधिपति लक्ष्मी योग लगा करके जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं, ये ठीक है। और चंद्रमा जो है वो देखिए यहाँ बैठा है, मतलब राशि क्या होगी, मेष की, मकर की राशि होगी। मकर राशि का बनना और लग्न के अधिपति जो बनते हैं कौन, शुक्र, वो जाकर के बैठे कहाँ, 10वें स्थान में। व्यक्ति चंचल होगा क्योंकि सूर्य उच्च का है, बुध के साथ बैठा है, चंद्रमा के आगे ही एक शुभ ग्रह बैठा है। ये अपने आप में एक योग बन जाएगा बहुत अच्छा। और वो ग्रह जो आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है शुक्र, जो लग्नेश है, वो उच्चाभिलाषी भी है क्योंकि अगले ही भाव में 12 नंबर की राशि का बनना, यहाँ 12 रहेगा, तभी तो 1 और 2 लिखेगा यहाँ। यानी कि लग्न के अधिपति 10वें भाव में बैठ करके लक्ष्मी योग बनाए, आने के साथ ही पिता का व्यवसाय और पिता का लाभ दिया, और वो खुद उच्चाभिलाषी है। थोड़ी सी चीजें समझिएगा। चंद्रमा इनकी कुंडली में मित्र ग्रह के रूप में कुमार अवस्था में बैठा है और वो दरअसल शांत है, वो ठीक है। थोड़ा उसको बल दीजिए, बच्ची के नाम पे आप थोड़ा सा जप वगैरह करवाया करिए। इससे खुद प्रत्येक दिन शिव जी के ऊपर जल अर्पित करवाया करिए, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर कहीं से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, वो त्रिकोण में बैठा है, ये ठीक है। और उस राशि से उसको बल भी मिल रहा है, कारण क्योंकि मकर राशि का निर्माण हो रहा है यहाँ। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि कारक होते हैं, वो 9वें भाव के और 10वें भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव के अधिपति खुद उच्च के 6ठे भाव में हो रहे हैं। ये बहुत बेहतर है। लेकिन एक थोड़ी सी चिंता की बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे शनि और राहु दोनों बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। तो बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा सा कभी कभी ऊंच नीच हो तो ध्यान दे दीजिएगा। बाकी कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। इसके चंद्रमा पापक हैं, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि का जन्म है और चंचल होने के पीछे कारण है कि बुधवार का जन्म है, बस यही बात है। बुधवार का जन्म और जन्मा व्यक्ति, मैं खुद बुधवार का जन्मा हूँ। आप कार्यक्रम में देख रहे होंगे मैं कितना हिल लेता हूँ, आगे पीछे इधर उधर हिलता हूँ, आदत है। तो ये बुधवार के जन्म का प्रभाव है। पहले तो लोग मेरे कार्यक्रम में कहते थे पंडित जी बहुत हिलते हैं, क्या करूँ। अब बुधवार का जन्म का प्रभाव कि व्यक्ति एक जगह स्थिर हो नहीं सकता है, उसका बचपना कभी जाता नहीं है, तो ये प्रभाव है, ये बुध का प्रभाव है। और वैसे भी वो 12वें जा रहा है, तो बुध 12वें जाएगा और सूर्य 12वें जाएगा, तो सूर्य उसको बांधता है और वो उच्च का है, कुमार अवस्था में बैठा है, वो बांध नहीं पाता है, वो खुद ही चंचल है। तो सूर्य और बुध, बुद्धादित्य योग 12वें लगा रहे हैं, तो बुद्धि की चंचल और प्रखर है। तो ये बात है। आयु ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयु भाव का अधिपति आयु भाव में बैठा है, आयु भाव को देख रहा है और आयु का कारक उच्च का हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान देने की स्थिति में है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है शुभम कुमार जी की। आर्यभट्ट विहार में ही थे, पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ था। आप निश्चित रूप से बन सकते हैं, बताता हूं क्यों। एक बात बताता हूं, मैंने कही थी ना बात, और फिर यह सिद्ध हो रही है। अब व्यक्ति बुधवार का जन्मा है, गणितज्ञ और गणना करने वाला, बुधवार का प्रभाव। दूसरा प्रभाव कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के हैं, वो पूर्णेंदु होंगे अब 1 से 2 दिन के बाद, यानी कि प्रभाव शुभ ग्रह का बन रहा है।
दूसरी बात कि वो पूर्णेंदु हो रहे हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी चतुर्दशी के चंद्रमा शुभग्रह होंगे। आपकी कुंडली जो कि कन्या लग्न की है, लग्न के अधिपति जा रहे हैं कहां? धन भाव में, और उस पे लाभ भाव के अधिपति की दृष्टि है जो कि इच्छा पूर्ति का भी भाव है। चंद्रमा यहां 4 नंबर की राशि, यहां लाभ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। चंद्रमा को अष्टम और अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। यहाँ 6 नंबर तो यहाँ 2 नंबर लिखेगा। और लग्न का अधिपति द्वितीय भाव में वो लाभेश से दृष्ट और चंद्रमा से दृष्ट, जो कि खुद गणितज्ञ होता है। बुध गणित का काम कराता है, चंद्रमा गणना करने वाला ग्रह। और ऊपर से वो बैठे किसके साथ हैं लग्नेश? तो लग्नेश बैठे हैं शुक्र और राहु के साथ। शुक्र और राहु आपको इस क्षेत्र से धन भी लाते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि लग्न का अधिपति धन भाव में महाधनी योग लगाएगा। लाभ का अधिपति अष्टम भाव में बैठ करके आपके धन भाव को देख रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हो जाती है धन और क्षेत्र को लेकर के। बात बाकी उच्च शिक्षा का अधिपति, तो उच्च शिक्षा का अधिपति यहां से देखा जाता है उच्च शिक्षा का भाव। यहां वृषभ राशि का निर्माण हो रहा है और यहां के अधिपति होकर के धन भाव में ही बैठे हैं, जो कि बुद्धिमत्ता का भी घर होता है। बुद्धिमानी का, कौशल का, कला का और मुखड़े का भाव होता है। ये बात है। गुरु जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, वो आपकी कुंडली के लिए कहां बैठे हैं? वो जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों यहीं बैठे हैं पराक्रम भाव में। मेहनत करिए ना श्रीमान, क्योंकि गुरु वास्तव में ये बनते हैं आपकी कुंडली के, कन्या लग्न की कुंडली के लिए वो सुखेश और सप्तमेश होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि व्ययेश है। ज्ञान के पीछे भागना होगा, क्योंकि वो उसकी जो युति बन रही है वो 12वें भाव के अधिपति के साथ बन रही है। तो 12वें भाव का अधिपति और सप्तम भाव का अधिपति और साथ ही साथ सुख भाव का अधिपति, ये अगर पीछे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ज्ञान को देने में थोड़ी सी तकलीफदायक स्थिति में है, क्योंकि गुरु जो है वो अस्त दिख रहे हैं सूर्य से। डिग्री के हिसाब से वो 0 और 1 अंश पे है। सूर्य 0 डिग्री और गुरु 1 डिग्री। यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य भी मृतप्राय है और गुरु भी अस्त है। थोड़ा बलवान करिए, सूर्य उदय से पहले जग करके सूर्य को अर्घ दीजिए। प्रत्येक दिन शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए। भगवान गणेश के मंत्रों का जप किया करिए। गणेश जी के ऊपर 21 दुर्वा प्रत्येक बुधवार के दिन अर्पित किया करिए। इससे काम हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है आपकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है। ये बात बिल्कुल स्पष्टतया बता देता हूं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है प्रियंका बनर्जी। ये है वेस्ट बंगाल, कोलकाता, 7 अक्टूबर 1987 18 बजे। इन्होंने पूछा है विवाह के योग कब से आ रहे हैं। अभी भी आपकी कुंडली में विवाह का योग एक चल रहा है, लेकिन गुरु स्थिति ठीक में नहीं है, इस वजह से वो होने नहीं दे रहे हैं, या होते होते रुक रहा है। शुक्र और बुध एक साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और आपकी लग्न बनती है मेष की। मेष लग्न के अधिपति लग्नेश जाकर के 6ठे भाव में बैठे हैं, काम को रोकते हैं, विलंब में देते हैं, ये अवयोग बना देते हैं। और बैठे किसके साथ है? तो सूर्य के साथ। पंचम भाव का अधिपति 6ठे में गया है और आने वाले हैं सूर्य आपकी कुंडली में 2021 के 8वें महीने से। कुछ चीज़ें उधर से बनती दिख रही हैं, हो जाना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, आपकी कुंडली में विवाह का सुख, तो विवाह के सुख भाव में अगर देखता हूँ तो नौमांस कुंडली में यहाँ 5 नंबर दिख रहा है, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी। और लग्न के अधिपति होते हैं शुक्र, वो यहाँ पे भी 6ठे में ही जा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना, क्योंकि यहाँ भी लग्न का अधिपति 6ठे में, यहाँ भी लग्न का अधिपति 6ठे में। और रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो ग्रह है वो सूर्य और चंद्रमा, वो एक बाल और एक कुमार अवस्था में है। और लग्न का अधिपति कहीं ना कहीं राहु से यहाँ भी दृष्ट हो रहा है और नौमांस में तो हो ही रहा है, क्योंकि राहु के मतलब शुक्र जो हैं वो बिल्कुल राहु से प्रेषित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि नौमांस कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के यहाँ बैठे और उसके जस्ट पीछे ही राहु बैठा है। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और विवाह की बातें अगर मैं करूँगा तो इस कुंडली में 2021 में बन रही है स्थिति। आप प्रयास करिए, जी तो मेहनत करना होगा, क्योंकि दरअसल गुरु और शुक्र जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो कई बार वैवाहिक संबंधों को कमजोर कर। हालांकि बुध बैठा है वहाँ पे, वो जल्दबाजी में भी, अभी आपकी अवस्था देखता हूँ तो 87 की है, तो अवस्था तो कम नहीं है। 2021 में भी अभी भी योग एक चल रहा है, लेकिन शुक्र है, वो शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। इस वजह से वो कभी कभी रुकावट भी डालते हैं। कारण है क्या? क्योंकि आपकी कुंडली में वो मूल त्रिकोणस्थ बाल अवस्था में और नौमांस कुंडली में वो वर्गोत्तम हो रहे हैं दोनों जगह, और वो गुरु से देखे जा रहे हैं जो कि भाग्येश है। तो भाग्येश से देखे जाने पे उनको अब तक तो विवाह करा देना चाहिए था, अभी तक विवाह हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वैवाहिक सुख में मैं देख रहा हूं तो नौमांस में यहाँ पे सूर्य और यहीं पे राहु, ये पाप कर्तृ में फंस रहा है। तो ये एक कारण और ये एक वजह हो सकता है।
और साथ ही साथ अगर एक बात और देखता हूं तो आपकी कुंडली में विवाह विलंब का तो कहीं से मुझे योग नहीं दिख रहा है। गुरु शुक्र का संबंध है, ये करा सकते हैं विलंब, ये एक योग बनता है। और मंगल जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश का नक्षत्र है, सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, उन्होंने मंगल का नक्षत्र धारण किया है और वो मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा है और वो मुझे लग रहा है कि वो अस्त है, तो हो सकता है कि नक्षत्र का भी प्रभाव दिखता हो। लेकिन 21 में आप प्रयास करिए, अभी भी प्रयास करिए। 2021 के 8वें महीने तक या उसके बाद भी स्थितियां बन रही है, लेकिन गुरु अभी गोचर में ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। कात्यायनी मंत्र का जप किया करिए। आपकी कुंडली के आधार पर आपको हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए, या अगर गुरु का रत्न पुखराज भी धारण कर लिया जाए तो विवाह हो जाता है कई बार। आपकी कुंडली में तो वैसे भी गुरु भाग्येश होते हैं और वो लग्न में बैठे हैं, तो आपको गुरु का रत्न धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अवस्था में वो कहीं से भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं कमजोरी से। सप्तमेश और सप्तम को देख रहे हैं, ठीक होगा, आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है उदय वर्मा जी की। ये हैं रांची झारखंड, 30 अप्रैल 1986 6:39। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है किस लग्न की? बनेगी वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की कुंडली और लग्न में ही शुक्र, ये आपके स्पष्ट चेहरे के, सुंदर होने के, व्यक्तित्व बेहतर होने के, लेकिन थोड़ा नीला भी होता है व्यक्ति, सांवला भी, क्योंकि शनि उसको देख रहे हैं। वक्री हैं तो छठे भाव का भी फल करेंगे। आलस्य मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक बन रहा है, आप बुधवार को जन्मे हैं। आलस्य नहीं, ये कहीं से भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठे हैं 12वें में, यहाँ पे उच्च के हैं, और वो आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से 15 अंश 50 कला भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, और वो लग्न में अपने ही राशि का है। सूर्य नक्षत्र में अपने बहुत अच्छे मित्र के साथ नहीं गया है, उच्च का है लेकिन राहु के साथ है। झगड़े फसाद आदि में मत पड़िएगा, नेत्रों का ख्याल जरूरी है। आपकी कुंडली में नौकरी के तो योग बनते हैं, प्रयास करिए। गुरु यहीं बैठा है, चाकरी करवाता है ये, अगले भाव में बुध और पिछले भाव में चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा पापक है, मन को स्थिर करना ही होगा। मंगल उच्चाभिलाषी गुरु आपकी कुंडली के लिए बनते हैं जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति, क्योंकि ये वृषभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे गुरु अष्टमेश हो जाएंगे, अष्टम में ही मंगल, और वो उच्चाभिलाषी होते हैं। इस आधार पर अगर देखता हूं तो शनि का प्रभाव लग्न पे, शनि की तीसरी दृष्टि अपनी राशि पे, लेकिन वो चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा पापक है। शनि यहाँ बैठेंगे, चंद्रमा यहाँ बैठेंगे, तो शनि चंद्रमा को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। हालांकि वो देखेंगे अपनी राशि से, तो व्यक्ति को धार्मिक तत्व का बना देंगे। व्यक्ति धार्मिकता दान करने वाला, अपने से बड़े बुजुर्ग और आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला होगा, धर्म का मानने वाला होगा, धर्म का रक्षक होगा। एक बार से अधिक बार जीवन में व्यक्ति शिक्षा के लिए आगे बढ़ता है। आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अपनी डिग्री खत्म मत करिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए। चंद्रमा पे के ऊपर शनि की दृष्टि है, जो कि आपकी कुंडली का कर्मेश बनता है। तो कर्म का अधिपति अगर सप्तम में आ रहा हो, अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में होकर के जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव को देख रहा हो, तो भाग्य को कहीं ना कहीं मंद करता है, क्योंकि लग्न को भी देखेगा। और लग्न के अधिपति के ऊपर से अगर शनि का प्रभाव होगा, वो उसके मित्र होते हैं शुक्र। ऐसी स्थिति में वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि शनि जो कि भाग्य भाव के अधिपति हैं, वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, और मंगल उनका भी बहुत अच्छा मित्र नहीं होता है। हालांकि तात्कालिक मित्रता में वो शनि और मंगल एक दूसरे के निकट ही जा रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ और मंगल यहीं पे अष्टम भाव में। गुरु से उनको बल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि नौकरी का कारक शनि होता है और मंगल दशम स्थान में दिग्बलत्व को प्राप्त करता है। तो दशम स्थान का अधिपति शनि अपनी कुंडली में जाकर के बैठा यहाँ पे और लग्न को देख रहा है, ये नौकरी देगा, व्यक्तित्व में समा रहा है। लेकिन गुरु जो आपकी कुंडली में है वो कहाँ है? तो जन्म कुंडली में वो बैठे हैं, जन्म कुंडली के दशम स्थान में। ठीक है, जाइए अपनी राशि की तरफ गुरु बढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है। उच्च की राशि की तरफ मंगल बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। दशम का अधिपति होकर के, भाग्य का अधिपति होकर के केंद्र में आकर के लग्न को देख रहे हैं, ये भी ठीक है। नवमांश कुंडली में अगर देखता हूं तो गुरु द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, वाणी को ठीक रखेगा, ये वाणी का लाभ देगा। और बुध की स्थिति तो बुध मीन के हैं और गुरु केंद्र में है, तो उनका नीचत्व भी कहीं ना कहीं भंग होगा। तो क्यों परेशान है? नौकरी की तैयारी करिए, आपके पास तो अभी वक्त 86 के हैं, यहाँ पे गौर करना होगा। सूर्य की पूजा करनी होगी। विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि का प्रभाव है और वो रुष्ट है थोड़े से। कारण है क्या? क्योंकि वो अनुराधा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में बैठे तो हैं, सम राशि के हैं, वो आधा फल कर रहे हैं अंश के आधार पर और डिग्री के आधार पर और भाव के आधार पर। इस वजह से हनुमान जी की पूजा, सूर्य के मंत्रों का जप
कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपकी कुंडली में अभी दशा जो है वो राहु की चल रही है, तो बिल्कुल टाइम पे जाकर के आपका काम वो रोक देता है। परीक्षाएं देते हैं तो परीक्षा हॉल में घुसने के साथ ही सारे दिमाग से सारी चीजें निकल करके ब्लैंक हो जाता है। 1 से 2 नंबर से व्यक्ति कई बार छंट जाता है, छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति का काम रुक जाता है। हर बार लगेगा कि इस बार की परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें राहु कराते हैं। आपकी कुंडली के लिए वो 2025 तक हैं। अगर चाहते हैं तो एक लाजवर्त धारण करके देख लीजिए। उसके बाद गुरु आ जाएंगे। गुरु आपकी कुंडली के लिए बनते हैं लाभेश। वो लाभ भाव के अधिपति होकर के 10वें भाव में आ रहे हैं। ये एक तरीके का योग होता है, लाभ का अधिपति होकर के 10वें में आना अच्छा है ये, तो वो कुछ कर देंगे, लेकिन उतना इंतजार नहीं कर सकते हम। इस वजह से एक लाजवर्त धारण करिए, सूर्य की पूजा करिए और देवी दुर्गा के प्रतिमा का प्रत्येक दिन दर्शन किया करिए। इससे ज्यादा बेहतर आपको कुछ करना ही नहीं है। अब अगली कुंडली पे पढ़ते हैं। अगली कुंडली है खुशबू सिंह की। 2 फरवरी 2015 13:45, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये हमें हमेशा देखते हैं और ये वो लोग हैं जो मुझे शुरू से मेरे कार्यक्रम के स्तंभ बने हुए हैं और मुझे गर्व होता है ऐसे लोगों पे, बहुत ज़्यादा। आपको क्या कहूँ। आइए शुरू करते हैं। आपने ये जो कुंडली भेजी है, दरअसल 2 फरवरी 2015, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, हालांकि है बड़ा अच्छा। बात बताता हूँ क्यों। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा और सोमवार का जन्म, बहुत बेहतर है ये, क्योंकि बच्चा शांत है, स्थिर होगा, मन उसका उच्च के चंद्रमा जो हैं वो दरअसल अपनी राशि के बैठे और गुरु वहीं बैठे हैं यहाँ पे। वृषभ लग्न का होना, लग्न के अधिपति शुक्र लक्ष्मी योग लगा रहे हैं और उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। मंगल के साथ बैठे हैं जो कि आपकी कुंडली का सप्तमेश होता है, और वहीं पे शनि। हालांकि शनि मंगल का जो संबंध है वो मंगल की राशि में शनि बैठे हैं और शनि की राशि में मंगल। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे मंगल और शुक्र बैठे हैं। लग्न के अधिपति के साथ सप्तमेश बैठे, शुक्र जो कि लग्न के अधिपति होते हैं वो उच्चाभिलाषी हैं, और उच्च के गुरु के साथ चंद्रमा खुद बैठा हुआ है। आयु का जो अधिपति है वो आपकी कुंडली में उच्च का है, और वो चंद्रमा राहु और केतु किसी से भी दृष्ट नहीं है। वो दृष्ट है तो सूर्य से, जो कि आपकी कुंडली में सुखेश बनता है। ठीक है, बुद्ध भी ठीक है। सूर्य बुद्ध भाग्य भाव में ये बच्चा बहुत बेहतर बनेगा, धार्मिक होगा, दृष्टिकोण अच्छा रखेगा, विद्वान होगा, सफल होगा और बेहतर होगा, ये पक्की बात है। मैं ये बात जानता हूं। सूर्य और बुद्ध यहां बैठे। वृषभ लग्न का अधिपति लग्न में लग्न का अधिपति होकर के 10वें में बैठा, ये लक्ष्मी योग है, उच्चाभिलाषी है। 7वें भाव और 10वें भाव के अधिपतियों का परिवर्तन में जाना, ये 2 विभिन्न और 2 प्रकार के अत्यंत शत्रु ग्रह शनि और मंगल जब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये बहुत बेहतर हो जाता है। और उच्च के गुरु चंद्रमा के साथ बहुत बेहतर है। अभी शिक्षा वगैरह के बारे में मत पूछिए, ये वैसे भी विद्वान है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है कोमल कुमारी की। अब ध्यान से समझिएगा। आप हैं पटना बिहार से, 13 दिसंबर 1983, 12 बजे है ये। अब आपने दिन और रात लिखा नहीं था, आपने 12 लिखा था, मैंने 12 लिखा है। इस आधार पर कुंडली कुंभ लग्न की बनती है। गौर करिएगा, लग्न और नवमांश को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, यानी कि लग्न में यहाँ 11 नंबर लिखा है। इसके अधिपति होते हैं शनि, वो उच्च के हैं। ये व्यक्ति को धार्मिक, बुद्धिमान, यशस्वी, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र यहीं बैठा है यहाँ का अधिपति होकर के, यानी कि 11 नंबर यहाँ लिखेगा तो यहाँ तुला राशि का निर्माण होगा। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, और वो चूंकि लग्नेश होते हैं तो लग्न के अधिपति का उच्च का होना, और वो भी उस राशि के अधिपति के साथ ही बैठे हैं, शुक्र भी यहीं बैठे हैं। ये व्यक्ति के भाग्य को मजबूत बनाते हैं। लेकिन उस शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो गौर करिए। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे गुरु के ऊपर, और आपकी कुंडली में गुरु जो हैं वो अस्त हैं। अस्त गुरु जल्दी पति मिलने ही नहीं देते। और वैसे भी आपकी कुंडली जब 11 नंबर की वहां बनेगी तो 7वें भाव में एक विषम संख्या का निर्माण होगा। यह विवाह में विलंब का कारण बनता है। जन्म कुंडली के सप्तमेश आपकी कुंडली में एक क्रूर ग्रह बन रहे हैं, और वो बैठे किसके साथ हैं? जन्म कुंडली के 10वें भाव में। 8 नंबर की राशि यहां बन रही है। वो अपने नीच की राशि से निकल के बैठे हैं ना, इस वजह से सप्तमेश परेशान है। अब सप्तमेश को अगर गौर करते हैं तो वो बैठा है ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। अब गौर करिएगा, जो कि बहुत प्रमुख बात है, आपकी कुंडली में सप्तमेश किसके नक्षत्र में बैठे? ध्यान से,
आपकी कुंडली में सप्तमेश जो कि सूर्य बनते हैं वो बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। और बुध कहां का अधिपति होता है? अष्टम भाव का अधिपति। यहां 5 तो यहां 6। अष्टम भाव का अधिपति लाभ में बैठा और यहां से बैठ करके वो पंचम भाव को देख रहा है। तो अष्टमेश की दृष्टि अगर कहीं जाएगी, और ये भाव जो होता है वो प्रेम संबंधों को और विवाह कराने वाला भाव होता है, वैवाहिक सुख का भाव होता है, पति पत्नी के निकट आने का भाव होता है, प्रेम करने और प्रेम कराने वाला भाव होता है। उस पे अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाएगी, उसको वो विलंब का कारण बना देता है। गुरु अस्त थे, सप्तमेश कमजोर हो रहे थे क्योंकि नीच की राशि से निकल रहे थे, ये विवाह के कमजोर और विवाह को विलंब के देने के कारण बनते हैं। और पंचम भाव पे अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि। अब गौर करिए, तो शुक्र आपकी कुंडली में बनते हैं, स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, वो राहु का नक्षत्र होता है, वहीं बैठा है और उसकी जो दृष्टि है वो जन्म कुंडली की, वो तो शुक्र की स्थिति ठीक है, शुक्र कमजोर नहीं है इस कुंडली में, वो त्रिगुणस्थ हैं, वो युवा हैं, आपकी स्थिति को वो ठीक रखेंगे, बचपन से लेकर के आपको युवावस्था तक आपको वो हमेशा नर्चर करते रहेंगे। अब थोड़ा नौमांस को देखते हैं, क्यों विवाह विलंब से हुआ। तो अब गौर करिए, तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति बनता है गुरु, वो बैठा किसके साथ है? सूर्य और शनि के साथ दशम भाव में। सप्तमेश अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं और वो बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति यानी कि शनि के साथ। और दूसरे तो वो जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा कराता है, तब जाकर के विवाह का सुख देता है। सूर्य की पूजा करिए ना, गुरु को मनाइए ना, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी केतु की दशा चल रही है और ये केतु की दशा अभी आपकी कुंडली में 2024 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में कि द्वितीय भाव में नवमांश कुंडली में मंगल और राहु बैठे हो तो ये विवाह संबंध को तोड़ने वाले बनते हैं, संबंध बनने ही नहीं देंगे। संबंध बनेगा फिर टूटेगा, बनेगा फिर टूटेगा, अंतिम तक जाकर के ये कभी फाइनलाइज नहीं करता है। हर बार लगेगा यहाँ हो जाएगा, फिर टूट जाता है। ये यहाँ से इसको अंगारक योग लगा रहे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में शिव जी की पूजा, माता पार्वती की आराधना, मंदिर में जाकर के अगर हो सके तो मंत्रों का जप किया करिए, बहुत जरूरी है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सीमा यादव की। यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश से 12 मई 1996 21 बजे। इन्होंने पूछा है मेरी शादी टूट चुकी है, ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, एक काम जो आप कर रहे हैं वो किसी एक कारण से नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे तर्क और कई सारी वजहें होती हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर, यह व्यक्ति के जीवन में तकलीफें लाने वाला होता है। मानसिक क्लेश, मानसिक कष्ट, काम बिगाड़ना इसका काम होता है कई बार अगर ये कमजोर रहा तो। दूसरी बात कि आपकी कुंडली के नवमांश में वो अगले ही भाव में शनि और केतु से प्रभावित हो रहा है। वो कुंभ राशि का बन रहा है, आपकी राशि कुंभ की है और आप हैं वृश्चिक लग्न के। वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल, वो जाकर के बैठे हैं कहाँ? छठे भाव में। मैंने पिछले ही कुंडली में बताई थी ये बात। ये कमजोर हुआ, अवयोग, तो समस्या है। हालांकि वो अपनी राशि में बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं तो इसका लाभ मिलेगा। कैसा? तो छठे दशम भाव के अधिपति होंगे ना, सूर्य आपकी कुंडली में कारक हो जाएंगे। वो लग्नेश के साथ बैठे उच्च के होकर के, और अवस्था उनकी देखिए तो वो 28 अंशों के हैं लेकिन मृतप्राय हैं, यानी कि कैरियर को भी वो दिशा तो दिए लेकिन फाइनल नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन लगा हुआ है। हालांकि नौकरी के योग ये बना रहे हैं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति का परिवर्तन हो रहा है। विचार करिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश कौन बनते हैं? शुक्र, और यहां के बाद अष्टमेश कौन बनेंगे? बुध। तो शुक्र की राशि में बुध और बुध की राशि में शुक्र, ये दोनों परिवर्तन में हैं। बुध यहां और शुक्र यहां। और अष्टम भाव का अधिपति कहीं से भी अगर परिवर्तन में किसी भी ग्रह के साथ हो ना, उसको वो तोड़ता ही है और कमजोर करता ही है। बुध आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र में बैठा है। ये बैठा है कृतिका नक्षत्र में, जो कि आपकी कुंडली के दशमेश होते हैं सूर्य, और सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं तो जरूर घूम रहा है। नवमांश में आते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं बुध, वो केतु के साथ हैं, और गुरु और शुक्र ये दोनों जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं। शुक्र से गुरु खुद प्रभावित हो रहे हैं, ये पति को जल्दी मिलने नहीं देते हैं। ऊपर से गुरु की अगर बात करता हूं तो गुरु तो द्वितीय भाव में है, ये संबंध तो लाते हैं
लेकिन उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। कारण, क्योंकि यहीं पे शनि और केतु बैठे हैं, ये कारण है टूटने का। अब आपने प्रयास कब किया ये देख लीजिए, दशा किसकी थी ये देख लीजिए, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में आने वाले समय में, अभी अगर मैं अभी जो देख रहा हूं तो अभी आपकी कुंडली में 2019 से बुध की दशा चल रही है, जो कि आपकी कुंडली का अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बिगाड़ता होगा। लेकिन 2022 में भी योग आते दिख रहे हैं। 22 के एंड में शनि की दशा चल रही थी आपकी कुंडली के लिए, शनि कारक नहीं होता है, वो जरूर फाइनल मोमेंट पे जाकर के काम को बिगाड़ता है, ये बात है और ये पक्की बात है। शनि की तीसरी दृष्टि, यहां शनि बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये विवाह को रोकते हैं, तोड़ते हैं, कमजोर करते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन भी कर रहा है तो किसके साथ, अष्टमेश के साथ ना। अगर वो एक अच्छे भाव के अधिपति के साथ या अच्छे भाव के ग्रह के साथ परिवर्तन में होता तो ठीक होता। नक्षत्र का अधिपति दशम भाव का अधिपति है और वो खुद मृतप्रायः बैठा है छठे भाव में, तो ये कमजोर करता है। शनि केतु जन्म कुंडली के पंचम भाव में, ये कमजोर करता है। तो ये वजह बनी। और दूसरी बात कि चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में हर जगह शनि राहु केतु से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नौमांश में भी चंद्रमा यहां बैठा है मिथुन का होकर के, और उसके जस्ट आगे राहु, और चंद्रमा पापक भी बन रहा है। शनि का प्रभाव सप्तम भाव पे, ये विलंब के कारण बनते हैं। और जिस समय पे आप प्रयास कर रहे होंगे उस समय शनि एक्टिव थे, तो वो कहां से कराते। विचार करिए कि जिस समय आप प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है आप अगर प्रयास कर रहे होंगे तो 2019 के 8वें महीने के पहले, या फिर 2019 के 8वें महीने के पहले, तो ऐसी स्थिति में वो विवाह तोड़ने के कारक बन जाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में वो पहले तो सुख के भेदने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि वो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं, और चतुर्थ भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनने के बाद भी वो कारक नहीं होते हैं, क्योंकि घूम करके वो फिर तृतीयेश भी बन जाते हैं। तो हालांकि वो लगाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, लेकिन शनि की स्थिति समझिए तो शनि आपकी कुंडली के लिए वृद्ध होकर के बैठा है, वो कमजोर दिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां, सातवीं दृष्टि लाभ और मनवांछित फलों को वो लेने नहीं दे रहा है, और 10वीं दृष्टि कहां, द्वितीय भाव पे, इस वजह से वो विलंब दे रहा है, ये बात है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। देव गुरु बृहस्पति की पूजा किया करिए, मंदिर में जाकर के पूजा करिए, भगवान को मनाइए, पगड़ी उठा करके उनके चरण में रखिए, और फिर देखिए कैसे विवाह नहीं होता है। सप्तमेश बनते हैं आपकी कुंडली में देवी दुर्गा, उनकी आराधना कर लीजिए, उनका दर्शन करिए, कुछ कर दीजिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है शिखा भदौरिया की, यह है कानपुर उत्तर प्रदेश, 11 अक्टूबर 1996 सुबह 7:30 बजे। एक बात बताऊं, दिल से बताता हूं, गौर करिएगा। अभी तक मेरे पास जितनी कुंडलियां आई हैं और मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं, व्यक्ति जिस चीज से परेशान रहा है ना, वो स्पष्ट सामने दिख जाता है। इनकी कुंडली में ही इन्होंने पूछा है विवाह के बारे में। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, ये लास्ट और फाइनल मोमेंट पे जाकर के काम बिगाड़ देता है, कोई भी काम। और मानसिक क्लेश तो बिल्कुल चरम पे है, क्योंकि सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं ना 12वें में। आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, जो शुक्र से प्रभावित है। तुला लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव में विषम संख्या का निर्माण होता है, मंगल पापक ग्रह होता है। पापक ग्रह की राशि का बनना, विषम संख्या का निर्माण होना, और यहाँ के अधिपति नीच के हो रहे हैं अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ऊपर से गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, वो पराक्रम भाव के अधिपति होकर के, क्योंकि पति तो गुरु ही होंगे ना। एक पत्नी की कुंडली के लिए, एक जातिका की कुंडली के लिए पति तो गुरु ही होंगे। वो मिल क्यों नहीं रहे हैं? वो कौन है जो मेरी कुंडली में पति बन के बैठा है और छुपा है? वो निकल के सामने आ जाए, क्योंकि मैं परेशान हूं। तो गुरु को मनाना होगा। अब गुरु को देखा तो गुरु कहां गए? जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में। ये क्या इशारा कर रहे हैं? मैं मिलूंगा, लेकिन देर से। और वो क्यों देर से? क्योंकि उन्होंने देर से मिलने का और देर से आने का कोई कोर्स तो किया नहीं है। तो क्यों देर से? क्योंकि एक विलंब का ग्रह उसे देख रहा है। कौन? शनि, चतुर्थेश और पंचमेश। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि चौथे और पंचम भाव के अधिपति होते हैं। पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनेगी, यहां के अधिपति होकर के वो रोग भाव में बैठे, जो विलंब का कारण होता है। और पंचम भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में बैठे, किसके साथ? केतु के साथ। और वक्री हैं वो, तो वक्री हैं, लेकिन अंश जो है वो 9 अंश का है। इस वजह से वो टोटली यहीं के फल को देने वाले होंगे, वो पीछे के फल को कम कर देंगे, नहीं देंगे। तो पंचम भाव के अधिपति से गुरु का संबंध बनना, क्योंकि वो 10वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के गुरु को देख रहे हैं, जो कि तो ये पति को देर से ला रहे हैं सामने, विलंब दे रहे हैं। और रोग भाव में बैठा है, वैसे भी तो थोड़ा विलंब तो करेगा। सप्तमेश
कमजोर। अब और सोचिए, तो इस विवाह के चक्कर में आपका बुद्धि और मति परेशान क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा ये सब जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। एक चीज नहीं, कई चीज जब बनती है कारण के लिए, तब जाकर के आपका एक काम रुकता है। अब सोचिए, चंद्रमा कहाँ के अधिपति होते हैं? जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति। और मंगल नीच का कहाँ होता है? चंद्रमा की राशि में। 10वें भाव का अधिपति 12वें गया, चंद्रमा पापक बना है आपकी कुंडली में, वो सबसे पहले तो वो कमजोर। ये स्थितियां बन रही हैं। सूर्य जो कि आपकी कुंडली के बनते हैं लाभ भाव के अधिपति, ये लाभ को दे रहे हैं। कैरियर भाव में दिग्बली होकर के मंगल बैठे हैं, लेकिन नीच के हैं, इस वजह से वो भी प्रभावहीन हो रहे हैं। आप एक काम करिए, प्रत्येक दिन पहले तो मंदिर जाया करिए, अगर हो सके तो कम से कम हनुमान जी के ऊपर अपनी श्रद्धा दिखाइए। माता दुर्गा की पूजा किया करिए। पूजा करने में उनके नित्य प्रतिदिन का दर्शन किया जा सकता है। कात्यायनी महामंत्र का जप किया जा सकता है। आपकी कुंडली के आधार पर अभी राहु की दशा है, तो बुद्ध भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि वो भाग्येश होते हैं। और भाग्य भाव तो वैसे भी पति का भाव होता है, क्योंकि पति स्वयं गुरु ही तो होते हैं। अब आजकल की बात अलग है। ये करिए। शुक्र की दृष्टि है 5वें भाव पे, वो कराएंगे विवाह। अभी आपके पास वक्त भी है, 96 के हैं आप, अभी वक्त है। और मैं समझता हूं कि हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए, देवी दुर्गा के मंत्रों का जप, कात्यायनी मंत्रों का जप, गणेश जी की पूजा और पीले रंग के वस्तुओं का दान थोड़ा किया करिए। पीले रंग के वस्त्रों का दान। और एक उपाय और है, आपको वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। अब कुछ इसी तरीके से आज की यात्रा खत्म करें, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।